हेलो एवरीवन। आज आपका नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इस चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। यानी कि जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पर पढ़ी होंगी अगर आपको थोड़ा याद है तो। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला ये पढ़ा होता है आपने। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये पढ़ा होता है आपने। वी स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक फॉर्मूला ये पढ़ा होता है आपने, है ना। ये तीन फॉर्मूले पढ़े होते हैं। वहाँ पर आप इन तीन फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हो। ग्राफिकल मेथड इस तरह से आप एक वो बनाते हो डायग्राम जैसा, है ना। तो इस तरह का एक डायग्राम बनाते हो ग्राफिकल मेथड में। लेकिन हम यहाँ पर इन तीनों ही इक्वेशन को निकालेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से निकालेंगे, कैलकुलस मेथड की हेल्प से। और कैलकुलस मेथड की हेल्प से कैसे निकालेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ रखा है पहले कि हमारे पास जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है, या ये सारे जो रिलेशन होते हैं, इनकी हेल्प से ही हम कैलकुलस मेथड का यूज़ करते हुए आंसर निकालेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इक्वेशन मोशन बाय कैलकुलस मेथड, जिसका सॉल्यूशन आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी आना है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि मान लो आपका जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो आपका यहाँ पर अभी तक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसका यूज़ करेंगे हम। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसका यूज़ करेंगे। देखिए बच्चों, एक और चीज़ मैं तुमको इस डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी ये तीन इक्वेशन मोशन होते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होते हैं। जनरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। तो अब देखिए, ए इक्वल टू है आपका डी वी अपॉन डी टी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी में क्या करते हैं, इस डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि ए डी टी इक्वल टू हमारे पास आ गया डी वी। ए डी टी इक्वल टू डी वी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी v दिया है, यानी कि एक छोटी सी वेलोसिटी दी है फॉर छोटा सा टाइम इंटरवल। d का मतलब होता है स्मॉल। अब मुझे इसको पूरी वेलोसिटी चाहिए, हमको पूरी वेलोसिटी चाहिए। तो इसको जरा सा मैं एक बार इस तरफ को लिख देता हूँ, डी वी इक्वल टू मैं लिख देता हूँ ए डी टी। कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, डी वी को इस साइड लिख दिया, ए डी टी को इस साइड लिख दिया। अब हमको अगर पूरी वेलोसिटी चाहिए तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेट, मान लो एक बॉडी हमारे पास, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस बॉडी की वो थी u, और जब ये बॉडी यहाँ पर पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो हमारे पास जो v आएगा यहाँ पर, यानी कि हमको वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v। और वैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए वेरिएबल यहाँ पर क्या है, देखिए dt। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जो होगा आपका 0 से लेकर t तक का होगा, 0 से लेकर t तक का। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट देखिए, फिर से मैंने क्या कहा, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन का एक हमने जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमारे पास एक्सेलरेशन आया था ए इक्वल टू डी वी बाई टी टी, अगर आपको याद है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए डी टी इक्वल टू आ गया डी वी। अब मैंने कुछ नहीं किया, डी वी को इस साइड लिख दिया, ए डी टी को इस साइड लगा लिख दिया। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, डी का मतलब होता है छोटी सी वेलोसिटी। अगर मुझे यहाँ पर पूरी वेलोसिटी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ओके, और अब ये जो वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल हो गई थी v। तो यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल और यहाँ पर लिखते हैं फाइनल। और इस तरह से जो टाइम है, टाइम भी एक छोटा सा टाइम था, तो उसको अगर मुझे यहाँ पर बड़ा टाइम निकालना है, पूरे टाइम के लिए निकालना है, तो फिर से मैं यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, और लगाऊंगा 0 से t टाइम तक, क्योंकि मैंने टाइम 0 से स्टार्ट किया था और t टाइम तक यहाँ पर हमने रोक ली थी चीज़ को। अब देखिए, डिफ्रेंशिएशन में मैंने बताया था कि जैसे आपका इंटीग्रेशन dx होता है, इंटीग्रेशन dx होता है, तो ये d से इंटीग्रेशन कट गया इस हिसाब से सोच लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन आ जाता है x। तो सेम चीज़ d से इंटीग्रेशन कट गया और यहाँ पर इसका आंसर आ गया v इसका इंटीग्रेशन हो गया dv का। लेकिन ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसको यहाँ पर इस पर लिमिट भी लग जाएगी u टू v। अब देखिए यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और आगे से है a। तो a क्या चीज़ है आपके पास, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 0 टू t dt। ओके, फिर से देखिए आप, फिलहाल चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, u टू v। अब सुनिए, उसके बाद a, अब सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, सिंपल बचेगा t, और इस पर लिमिट लग जाएगी हमारी 0 से लेकर t तक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, t की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए क्या चीज़ आएगा आपका। ओके, देखिए क्या चीज़ आएगी आपके यहाँ पर, a, पहले क्या करेंगे हम, लिमिट रखते पहले, रखते टाइम पहले अपर लिमिट रखते हैं, v की जगह पर अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, t की जगह पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट हो जाएगी 0। उसके बाद देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80। अब इस u को उस साइड ले जा लेते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का u, आ जाके प्लस का हो जाएगा u प्लस 80। इस तरह से आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है। ओके,
सो स्टूडेंट, ये आपकी थी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन मोशन। अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वी के ऊपर एरो लगा दो। यू भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा दो। और ए भी हमारे पास वेक्टर होता है, इसके ऊपर भी साइन लगा दो। टाइम हमेशा स्केलर होता है तो टाइम के ऊपर कोई भी वेक्टर का साइन नहीं आएगा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन मोशन, अब हमने देखिए पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मोशन पढ़ने के लिए ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी का यूज़ किया था, यानी कि जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर से वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी का यूज़ करेंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़, डी एस बाई डी टी। देखिए सेम प्रोसीजर होगा, सब कुछ सेम होगा। हम क्या करेंगे देखिए, अब इसमें एक काम करते हैं, इस डी टी को पहले मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ। वी डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी एस। ओके, तो थोड़ा इसको लेफ्ट साइड को राइट और राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों, आपको इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जो ऊपर से हमारे पास आंसर आया है, इस v का जो आंसर आया है, इस v की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। बस ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो डी एस इक्वल टू वी की वैल्यू को ऊपर से पुट कर लेते हैं u प्लस ए टी, और पीछे से आ गया डी टी। यहाँ पर लगा देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि ये डी टी दोनों के लिए है। उसके बाद अब हमको फिर से पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम लगा लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन। हम यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, इस तरफ भी इस तरफ भी, और यहाँ पर लगा लेते हैं लिमिट। तो लिमिट लग जाएगी यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट से लेकर एस डिस्प्लेसमेंट तक। अगेन यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक, बाकी सब कुछ सेम है। अब अगेन देखिए, डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, और इस पर लिमिट लगा देंगे हम जीरो टू एस। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक काम करते हैं, जो इंटीग्रेशन है उसको सबके साथ लगा देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत बच्चे इंटीग्रेशन में नए नए होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है चीज़ें। तो उसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को यू के साथ भी लगा लिया और ए टी के साथ भी लगा दिया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो लोग एक बार इंटीग्रेशन की बेसिक वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या मैंने इंटीग्रेशन को यू के साथ भी लगा लिया और इंटीग्रेशन को ए टी के साथ भी लगा दिया। ठीक, तो अब देखिए, अब ये u देखिए हम कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर है u, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये u इसके लिए एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये u आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा खाली dt। और dt का क्या होता है t, dt का इंटीग्रेशन t, जैसे हमने पढ़ा है ना dx का इंटीग्रेशन x, या du का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v, तो वैसे dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी जीरो टू t प्लस। ऐसे देखिए, अब हम t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आगे से यहाँ पर a है, तो a इसके लिए एज ए कॉन्स्टेंट बच जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन टी डी टी, ये चीज़ बच जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन टी डी टी बच जाएगा। तो अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमने कहा है कि इसकी पावर में हमेशा हम वन ऐड कर देते हैं। इसकी पावर अभी ऑलरेडी वन है, तो इसकी पावर में वन ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई टू, ऐसा करके आपने सीखा है। तो यहाँ पर ए तो बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, और अगेन इस पर लिमिट क्या लग जाएगी, जीरो टू टी, और यहाँ पर एस की जगह पर पहले ऊपर वाला एस रख दिया, माइनस जीरो रख दिया, ये हमने लिमिट भी ऊपर पुट कर लिया। अब देखते हैं, तो देखिए बच्चों हमारे पास अभी तक क्या क्या आया है। हमारे पास आ गया है पीछे s इक्वल टू, देखिए s इक्वल टू यहाँ पर आया है हमारे पास u t, पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना, s इक्वल टू u t की पावर जीरो टू टी माइनस आगे से आ गया था हमारे पास a टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर आया था जीरो टू टी, ये हमारे पास लास्ट पेज में था। ओके, अब देखते हैं इसको, ये आगे को कैसे सॉल्व होगा। s इक्वल टू u, पहले t की जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो t माइनस जीरो माइनस, फिर t की जगह पर फिर से अपर लिमिट रखो टी स्क्वायर बाई टू माइनस, फिर t की जगह पर फिर से अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, ऐसे तो करता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास यू टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये तो जीरो ही हो चुका है, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो हमारे पास बच्चों ये देखो आंसर आ गया यू टी प्लस यू टी, सॉरी यहाँ पर कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ हुई, अच्छा ये माइनस, ये प्लस था, है ना, ये प्लस था, तो ये आपका आंसर आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो बच्चों देखिए हमारे पास अभी दो कैलकुलस मेथड से दो आंसर आ चुके हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन मोशन एंड एक दूसरा सेकेंड इक्वेशन मोशन। इसको एक बार से फिर से देखिए जरा सा क्विक रिव्यू। देखिए सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होता है हमारे पास, कैसे निकालते हैं, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो पहले हम डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर मैंने डी एस को इस साइड लिख दिया और वी डी टी को इस साइड लिख दिया। फिर उसके बाद v की जगह पर जो हमने ऊपर से जो हमारे पास आंसर आया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन, इस साइड भी इंटीग्रेशन लगा दिया, इस साइड भी इंटीग्रेशन लगा दिया, जीरो टू एस और ये जीरो टू टी। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, फिर यहाँ पर जीरो टू एस फिर से लिमिट लगा दी।
फिर यू का हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ए टी का हम इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। यू कांस्टेंट है तो यू को बाहर ले लिया और अंदर बचेगा टी। कैसे टी बचा? डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल टी, जैसे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो वैसे ही उसके बाद ए को कॉमन ले लिया और बाहर अंदर बचा टी, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। क्यों? क्योंकि टी का एक्स का इंटीग्रेशन जैसे होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वैसे यहाँ पर किसका टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब उसके बाद मैंने जो सेम लाइन है इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने सबसे टॉप पे। उसके बाद फिर टी की जगह पर मैंने अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लोअर लिमिट, प्लस टी की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर आ चुका है। जिसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा स्ट्रांग होंगे वही लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा, वरना शायद सर के ऊपर से जाएगा। चलो बच्चों अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन जैसा हमने यूज़ किया था वैसे ही उसी तरह का ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी लेंगे। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ क्या याद रखना है अब, कि जो ये ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है इसको हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से, डी एस और डी एस से। जब मैंने डी एस से मल्टीप्लाई किया तो डी एस से डिवाइड भी करना पड़ेगा मैथमेटिकली उसको बैलेंस करने के लिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जो इनका नीचे का जो डी एस और डी टी है इनको हम इंटरचेंज कर लेंगे। यानी कि इसको मैंने लिख दिया डी वी ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। क्या किया देखो, मैंने डी एस की जगह पर डी टी लिख दिया, डी टी की जगह पर डी एस लिख दिया। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो हम नीचे ऊपर कर सकते हैं, कोई फर्क तोड़ना पड़ेगा, है ना। पहले मैंने ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डी एस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये वही वाली बात होगी 1/2 इंटू 2 या 3/4। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 2/2, या ऊपर अगर 3 है तो 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक जैसा आता है ना। तो हमने सिर्फ डिनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया है क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है यहाँ पर, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, देखो ए इक्वल टू, इसको लिख देते हैं यहाँ पर वी, ये क्या चीज़ है आपके पास वी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो ये वी को मैंने यहाँ पर लिख दिया और डी एस अपॉन डी टी को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, सॉरी डी वी अपॉन डी एस को यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। देखो फिर से क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने डी एस अपॉन डी टी जो था उसको वी आ रहा था क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो मैंने उसको आगे लिख दिया और डी वी अपॉन डी एस को इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखिए अब हम सेम चीज़ करेंगे, डी एस को ए के साथ ले जा लेते हैं, ए इंटू डी एस इक्वल टू और वी इंटू डी वी। अब हमारे पास ये अलग अलग हमारे पास इस तरह के कंपोनेंट आ चुके हैं। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको कर लेंगे इंटीग्रेट। ओके, तो देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, पीछे से एस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 0 टू एस। अब यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म में मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो u टू v। देखिए हमारे पास जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो 0 टू t ही लेते हैं लिमिट, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 0 टू s ही लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिमिट आ जाती है 0 टू v। बस इतना ध्यान रखना, वेलोसिटी क्योंकि इनिशियल हम 0 भी ले सकते हैं लेने को, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसलिए v इक्वल टू हमको u टू v लेना पड़ेगा, इनिशियल टू फाइनल। ओके, अब उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए हमारे पास देखो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है ना, तो ए आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा 0 टू एस डी एस। सेम अब देखिए यहाँ पर हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं v का, तो ये v कांस्टेंट नहीं इस बार, इसका इस बार इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इसकी पावर में 1 है तो इसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, v की पावर 1 है तो इसकी पावर में 1 ऐड कर लिया तो v स्क्वायर, और इसी की पावर को नीचे भी लिख देते हैं v स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर लिमिट क्या लग जाएगी u टू v, u से लेकर v तक। उसके बाद देखिए अब इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ds का इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा s और लिमिट लग जाएगी 0 टू s। अब यहाँ पर तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन तो हो चुका है, डायरेक्टली लिमिट रखते हैं। पहले v स्क्वायर की जगह पर अपर लिमिट आ जाएगा तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर v स्क्वायर की जगह पर लोअर लिमिट आ जाएगा तो u स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इसको अगर मैं s की वैल्यू रखता हूँ तो ये तो सिंपल आ गया as। यहाँ से देखो 2 एलसीएम आ जाता है तो 2 को हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ पर लिख लिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है। यानी कि अब इसको इस तरह से घुमा के लिख देते हैं तो ये लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, तो हमने यहाँ पर से तीनों ही जो हमारे पास तीनों ही मेथड होती हैं, यानी कि तीनों जो इक्वेशन मोशन होती है, हमने उसको कैलकुलस मेथड से
सीख लिया है। तो बच्चों एक बार इसका क्विक रिव्यू करते हैं जल्दी से। देखिए हमारे पास देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू डी। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसी से मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो मैथमेटिकली बैलेंस रहेगा। तो ds/dt। फिर देखिए मैंने क्या किया, इनके जो डिनोमीटर थे इनको चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई है। हाँ अगर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है या फिर हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे, हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। तो मैंने इसके ds को यहाँ लिख दिया, dt को यहाँ लिख दिया। फिर देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहलाता है वेलोसिटी, तो इस ds/dt की जगह पर मैंने लिख दिया v, और पीछे से आ गया dv/ds। फिर देखिए जो ds है मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के लिए देखिए पीछे से मैं s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन में 0 to s लग जाएगा। यहाँ v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो u to v हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन u से लेकर v तक होता है। फिर देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर लिख लिया, सिंपल बचा अंदर ds, और ds का हो जाता है s। यहाँ पर v है, v को बाहर नहीं लिख सकते हम क्योंकि v के रेस्पेक्ट में ही करता है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी है, तो ये v इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। फिर कुछ नहीं किया, यहाँ पर लिमिट रख दी हमने, s की जगह पर यहाँ पर रख दिया s, और यहाँ पर अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। पहले इस v की जगह पर v रखा, फिर इस v की जगह पर u रखा, फिर इसका एल्शियम ले लिया, इस 2 को यहाँ भेज दिया, और हमारे पास रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है वो आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वाला इसका इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ में आ चुका होगा।